गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत प्रक्रिया महत्व में के टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम उन 3 पॉइंट्स के बाद चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता क्या कहती है? प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने स्कूल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारा कॉरिडोर है जिसके अंदर 4 क्लासेस लगती हैं, +2 आर्ट्स ए, +2 आर्ट्स बी, फिर +2 कॉमर्स, फिर +2 साइंस। आप सभी जानते हो। मान लो वहाँ से एक पीएन जा रहा है और पहली क्लास का पढ़ाने वाला टीचर कहता है कि मुझे चौक चाहिए। दूसरी पढ़ाने वाला फिर वो आगे जाता है उसी कॉरिडोर में थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, दूसरी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर कहता है मुझे डस्टर चाहिए। फिर आगे बढ़ता है, तीसरी क्लास में टीचर वाला कहता है कि ये बेंच साफ़ करिए, और चौथी क्लास में कहता है कि मुझे एक पानी का गिलास लाकर पिलाइए। तो वो एक ही समय में यदि 4 टीचरों से आदेश मिल जाता है एक पीएन को, तो वो असमंजस में पड़ जाएगा किस टीचर के आदेश को पहले पूरा करूं और किस टीचर के आदेश को बाद में पूरा करूं। मतलब क्या है कि आई मीन टू से दैट भी एक समय में केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए ताकि वो अपने काम को सही समय पर पूरा कर सके। इसको कहते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, यानी एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देश की एकता से अभिप्राय है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिनका समान उद्देश्य हो। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँ। मान लो कोई कंपनी है और वो मोटरसाइकिल भी बनाती है और गाड़ी भी बनाती है। तो मोटरसाइकिल की का जो बाज़ार है, बेचने का जो बाज़ार है वो अलग है और गाड़ियों का बाज़ार बिल्कुल उससे अलग है। तो मोटरसाइकिल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक अधिकारी के, एक अध्यक्ष के अंतर्गत होनी चाहिए, और जो कार बनाने से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो दूसरे अध्यक्ष के अंतर्गत होनी चाहिए। तो यानी एक जो प्रोडक्ट है, एक समान प्रोडक्ट है जो बन रहा है, उससे संबंधित जितनी भी समान क्रियाएं हैं वो एक ही अध्यक्ष के अधीन होनी चाहिए, एक ही अधिकारी के अधीन होनी चाहिए। यदि हम दोनों को मिक्स कर देंगे, कार बनाने वाले के काम को भी और मोटरसाइकिल बनाने वाले काम को भी, तो वो काम सही ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकते हैं कार की अपेक्षा और कारों की बिक्री कम होती है। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल का आपको पता ही है दाम कम होते हैं और कारों के दाम ज़्यादा होते हैं उनसे, इसलिए कारों की बिक्री कम होती है और उनकी बिक्री, मोटरसाइकिल की बिक्री ज़्यादा होती है। तो मेरा मेरा मतलब कहने का क्या है कि जो एक ही समान कार्य है वो एक ही अधिकारी के अधीन होना चाहिए, यदि वो कार्य समान नहीं है, वो दूसरे प्रकार का कार्य है, वो दूसरे अधिकारी के अधीन होना चाहिए। ये हमारा दूसरा 5वां पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद हम 6वां पॉइंट पढ़ें, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि सामान्य हित व व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मतलब क्या है, सामान्य हित और सामान्य हित का यहाँ पर क्या मतलब है? सामान्य हित का मतलब है संस्था का हित, और व्यक्तिगत हित उस व्यक्ति का हित जो व्यक्ति उस संस्था में काम कर रहा है उसका खुद का हित। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये भी एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे मान लो किसी फार्म में कोई अधिकारी काम कर रहा है और उसको कच्चा माल चाहिए 100 टन। ठीक है, और वो 100 टन कच्चा माल चाहिए, तो उसको बाज़ार, उसका बेटा भी वो कच्चा माल बेच रहा है, लेकिन और उसे बाज़ार से भी मिल रहा है वो कच्चा माल, लेकिन जो उसका बेटा बेच रहा है कच्चा माल वो बाज़ार भाव से ज़्यादा भाव पर बेच रहा है। तो और यदि वो अधिकारी अपने बेटे के हित को पूरा करने लिए, अपने बेटे के व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए सारा का सारा कच्चा माल फर्म का अपने बेटे से खरीद लेता है ऊंचे दामों पर, तो हम इसको क्या कहेंगे कि उसने अपने व्यक्तिगत हित को देखा है, ना कि सामान्य हित को, ना कि संस्था के हित को। और यदि वो ये कच्चा माल बेटे से ना खरीद के बाजार से खरीद लेता है, क्योंकि बाजार के भाव उसके बेटे से कम है, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे उसने संस्था का हित देखा है, व्यक्तिगत हित को उसने नहीं देखा। तो इसको कहते हैं संस्था का हित, जिसे मैंने कहा है इसमें सामान्य हित और व्यक्तिगत हित यानी खुद का हित। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। देखिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक का क्या मतलब? वेतन।
वेतन, सैलरी। सैलरी आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी कर्मचारी के लिए, ठीक है। ध्यान देखिए, प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य करने के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यदि कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता तो वे कार्य लगन व ईमानदारी से नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी किसी भी कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपने आए दिन देखा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होती हैं सैलरी के विषय में कि वेतन बढ़ाओ, हमारी मांग पूरी करो इस विषय में, ठीक है। तो क्योंकि सैलरी ही इसलिए हो रही है क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस महंगाई को पूरा करने के लिए सैलरी में भी निरंतर वृद्धि होते रहना बहुत ज़रूरी है। निरंतर वृद्धि होगी तभी वो अपने जीवन स्तर को बढ़िया बनाए रखेंगे, तभी वो अपना जीवन यापन बढ़िया ढंग से कर सकेंगे। यदि कर्मचारियों की संस्था में समय रहते सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है तो क्या होगा, कर्मचारी संस्था को छोड़कर चले जाएंगे। और जब संस्था को छोड़कर चले जाएंगे, क्या पता वो कर्मचारी, एक तो पुराना जो कर्मचारी होता है वो संस्था को बहुत अच्छी तरह से जानता है, संस्था के कर्मचारियों से वाकिफ़ होता है, जो वो काम कर रहे होते हैं संस्था के बॉस से वाकिफ़ होता है, जिसकी वजह से उसका काम दिन प्रतिदिन निखरता जाता है। और फिर एक नया कर्मचारी आएगा, यदि उसके स्थान पर, पहले तो उसको काम सिखाना पड़ेगा। पता नहीं वो उस वहाँ के वो वहाँ पर जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ मिलजुल के साथ काम कर पाए या नहीं कर पाए, उसका स्वभाव कैसा हो नए कर्मचारी, लेकिन पुराने कर्मचारी को पता होता है। और पुराने जो वहाँ कर्मचारी कर रहे होते हैं वो भी उसको जानते होते हैं। तो पुराने कर्मचारियों का संस्था में बने रहना बहुत ज़रूरी है यदि वो संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहती है। ये कर्मचारी किसी भी संस्था की बहुत बड़ी नींव होते हैं। तो आज के लिए हमारे 7 पॉइंट्स ही मैं करवाऊँगा। आगे जो हमारे इसमें पॉइंट्स रह गए वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये साथ जो पॉइंट्स मैंने करवाए ये आपको समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट कक्षा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको करवाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को ये सभी पॉइंट्स याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखने भी है। धन्यवाद।